इस दुनिया में कई सारे घोस्ट मॉन्स्टर्स एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इन मॉन्स्टर्स से डील करने के लिए स्पेशल फोर्सेस बनी हुई हैं, पर अपना एमसी एक नॉर्मल सिटीजन है। बस उसके अंदर एक दिक्कत है, उसे कभी कभी रात को काफी ज्यादा डरावने मॉन्स्टर्स के सपने आते हैं और वो जब रियलिटी में उठता है तो उसे ये सारे सपने एकदम क्लियरली याद होते हैं। इसकी वजह से उसने मॉन्स्टर्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है। इवन उसने तो इन मॉन्स्टर्स की स्केचेस बना के अपने पास रखी हुई हैं। देन अपने एमसी के पास एक ऐसी पावर आती है जिससे वो ऐसे ही शानदार और खतरनाक मॉन्स्टर्स को बना सकता है। और एमसी का टाइटल है द क्रिएटर ऑफ इविल गॉड्स। और सबसे बेस्ट पार्ट, अपना एमसी इन इविल गॉड्स की पावर में से एक पोर्शन खुद इनहेरिट कर सकता है। फिर कहानी की शुरुआत होती है और हमें ऐसे ही एक डरावने सपने को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग भरी बारिश में एक कल्ट के ऊपर रेड मार रहे हैं। वो सब पूरी सावधानी से कई कॉरिडोर्स को क्रॉस करते हुए अंदर जाते हैं। सामने ही एक लोहे का दरवाजा था और ये लोग जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो सामने खून का तालाब सा बना हुआ था। चारों तरफ इंसानों की आंख नाक कटे हुए अंग पड़े हुए थे और सामने कुछ कल्टिस्ट इन सारी चीजों से कुछ तो अजीब सा रिचुअल कर रहे थे। और अगले ही पल वो रिचुअल एक्टिवेट हो जाता है जिसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। आसपास इंसानों के पड़े हुए आंखें उड़ने लगती हैं। पर इतना हॉरिफाइंग सीन देखने के बावजूद सामने स्पेशल फोर्सेस वाले लोग बिल्कुल शांत खड़े थे। तभी चारों तरफ से आंखों के सामने कुछ अजीब से ही शब्द दिखाई देने लगते हैं। लिंग जिंग वो अपने पिंजरे से बाहर निकल रहा है। खून, अपोकलिप्स, गॉड वो अवेकन हो रहा है। तभी एकदम से अपना एमसी अपनी आंखें खोलता है और उसका सपना वही टूट जाता है। वो एकदम से खड़ा होता है, अपना सर पकड़ते हुए खुद को शांत करता है और गहरी सांसें भरने लगता है। फिर वो थोड़ा पानी पीने के लिए पानी लेता है और वहीं पर ही हमें टेबल पे दिखाते हैं जहाँ पर उसने कई सारे मॉन्स्टर्स की स्केचेस बना रखी हैं। क्योंकि जब भी उसे ऐसा बुरा सपना आता है तो उसे दोबारा नींद नहीं आती, इसीलिए वो अपनी स्केचेस बना के टाइम पास करने लगता है। फिर लीजिंग पानी पीते पीते अपना फोन चलाने लगता है और वहीं पर उसे न्यूज में पता चलता है जो सपने उसने अभी देखे थे वो सब सच हो रहे हैं। उसे पता चल जाता है कि बाहरी एरिया तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है। पर तभी एक जोरदार आंधी चलती है। ये देख के एकदम से लीजिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो खड़ा होकर जब सामने देखता है तो वहाँ पर खिड़की खुली हुई थी जिसके अंदर से जोरदार हवा चल रही थी और इस हवा की वजह से उसने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो सारी बाहर जाने लगती हैं। ये देख के अपना एमसी कहता है ये यार, वो अपनी जैकेट पहनता है। फिर घर से बाहर निकलते हुए कहता है ये कितना अजीब है, मैंने तो साफ साफ खिड़की लगाई थी, पर कुछ भी हो मुझे अपनी पेंटिंग्स को वापस तो लाना पड़ेगा। फिर वो घर से बाहर निकल के नीचे उतरने लगता है। पर जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसे सामने कुछ इंसान जैसे लोग दिखते हैं जिन्होंने डार्क क्लॉथ्स में अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है और वो सब एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी की तरफ घूर रहे हैं। और एमसी को यहाँ देख के ये सब अलर्ट हो जाते हैं। वो एक झटके से एमसी की तरफ देखते हैं जो देख के एमसी समझ जाता है नहीं बुरा हुआ। पूरी फुर्ती के साथ पीछे मुड़ के वापस से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। वो सीधा घर में आके दरवाजे को अपने कांपते हाथों से बंद करने लगता है। पर यहाँ दरवाजा लगाने के बाद खिड़की में से कहीं से उजाला आ रहा था। इससे एमसी बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि दरवाजे के पास कोई तो है। तो एमसी कांपती आवाज में कहता है नहीं दफा हो जाओ, नहीं तो मैं स्पेशल डिवीजन को कॉल करने वाला हूँ। पर मनी मनो बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्या वो लोग गए कि नहीं। फिर वो तुरंत फोन निकाल के सोचता है नहीं बेहतर होगा कि मैं तुरंत ही स्पेशल डिवीजन को कॉल कर दूं। वो स्पेशल डिवीजन को कॉल करने लगता है। तभी वो बगल में देखता है वहां पर खिड़की पे कई सारे लोगों के हाथ आ रहे थे। चारों तरफ भूतिया सीन बना हुआ था और एमसी कॉल करते हुए कहता है हेलो स्पेशल डिवीजन, क्या ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तभी एकदम से वो इतने सारे हाथों वाला क्रिएचर खिड़की का कांच तोड़ के अंदर घुसाता है और वो कहता है तो वो तुम थे जो अभी अभी हमारे स्पाइडर कल्ट के सैक्रिफाइस को छुप छुप कर देख रहे थे। और हमें दिखाते हैं ये अजीब सी एंटिटी है, एक जायंट इंसानी शक्ल वाली स्पाइडर जिसके पैरों की जगह बड़े बड़े इंसानों जैसे हाथ हैं। वो अपने बड़े बड़े हाथों से खिड़की के साथ साथ दीवार को भी तोड़ के अंदर आते हुए चिल्लाती है रोता रहे तू इंफीरियर लोली क्रिएचर। ये देख के एमसी की फटके 64 हो जाती है। वो एकदम से चीख लगा देता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए आसपास से उसे जो भी फर्नीचर मिले उससे वो इसको सूसू करके दूर करने लगता है। पर इन छोटे मोटे फर्नीचर से उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो स्पाइडर चिल्लाती है पॉइंटलेस स्ट्रगल। अब तक उसके घर के दीवारों ने उसकी जान बचा रखी थी पर अब वो स्पाइडर घर की दीवार तोड़ के ही अंदर घुस आई है। पर इतने में तो लीजिंग समझ चुका था और वो तुरंत ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाने लगता है। स्पाइडर भी उसका पीछे करते हुए चिल्लाती है तू कहीं नहीं भाग पाएगा। लीजिंग भागते हुए अब नीचे बेसमेंट में आ चुका था और वो आते ही अपना दरवाजा लगा देता है। दरवाजा लगाने के बाद भी वो आगे भागने की जगह ढूंढ रहा था। तभी जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर उस स्पाइडर डीमन ने कुछ ही पलों में उस दरवाजे पे मुक्कों की बरसात कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा थोड़ी देर में टूट जाएगा। आसपास सब कुछ बंद देख के एमसी समझ जाता है हो गया, खत्म हो गया, अब यहाँ पे तो भागने की कोई जगह नहीं है। वो यहाँ हड़बड़ा ही रहा था तभी कहीं से इसको आवाज आती है होस्ट क्या आप जीना चाहते हो। ये सुन के एमसी हड़बड़ाने लगता है। वो कहता है क्या कौन है यहाँ। इतना सुनते ही हमें एक लड़की का फिगर दिखाया जाता है जो अपने कपड़ों का हेम पकड़ के कहीं से निकलती है और हमें दिखाते हैं वो फुल स्पीड में एमसी के सामने आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से टेलीपोर्ट सी होके आई है। उसके आसपास चारों तरफ हवा घूम रही थी। उसने एकदम नन के जैसे सिमिलर कपड़े पहन के रखे थे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि मैं हूँ स्ट्रेंज एंटिटी सिस्टम। एमसी ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानता था इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाने लग जाता है और कहता है कि एंटिटी सिस्टम क्या तुम भी कोई इविल गॉड हो। तो वो एंटिटी सिस्टम बताती है कि मैं क्या हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लो ये रहा तुम्हारा नॉविस रिवॉर्ड। वो अपना हाथ घुमाती है जिससे लीजियांग के सामने एक चमचमाती हुई चेस्ट आ जाती है। वो एंटिटी बताती है कि काउंटलेस वर्ल्ड्स के अंदर से 5 बेसिक मटेरियल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है
है होस्ट के तौर पे तुम इन पांचों को फ्रीली कंबाइन करके अपने लिए एक मॉन्स्टर सर्वेंट बना सकते हो। एमसी के सामने सो चेस्ट एकदम से खुल जाती है और उसके अंदर से आइटम्स बाहर आने लगते हैं। ये देख के अपना एमसी कंफ्यूज होने लगता है, तो एंटिटी समझाती है तुम इन पांचों से जिस सर्वेंट को बनाओगे उसकी ग्रोथ तुम्हारे कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगी। जैसे ही एक बार तुम्हारी क्रिएशन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी वैसे ही तुम्हें अपने सर्वेंट मॉन्स्टर की एक इनेट एबिलिटी मिल जाएगी और तुम्हारे हाथ का नाम है कियोटिक हैंड ऑफ क्रिएशन। ये देख के अपने एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो। वो अपने सामने एक अनजाने मटेरियल को देख रहा था जो एक पॉकेट वॉच थी जिसके अंदर टाइम की पावर है, पर वो इविल गॉड के ब्लड के द्वारा अफेक्ट हो रखी है और ये लोगों को पागल कर सकती है। तभी सामने हमें दिखाते हैं बेसमेंट का लोहे का दरवाजा उखड़ने लग गया था। ये देख के लीजियांग चिल्लाता है मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि सामने अब भी वो मॉन्स्टर है। वो हड़बड़ाते हुए उस एंटिटी से कहता है क्या मैं इन सारे मटेरियल को तुरंत फ्यूज कर दूं? तो एंटिटी कहती है हाँ तुम कर सकते हो, पर मैं तुम्हें एक चीज याद दिला दूं, मटेरियल्स के अंदर भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए वरना रिजल्ट बिल्कुल गर्म पानी में उबलती हुई स्वीट बेरीज और कॉफी को मिलाने जैसा होगा, तुम्हारी समझ से भी ज्यादा डिस्कस्टिंग। जो सुन के लीजिंग कहता है तुम एग्जाम्पल तो कतई जहर लेके आई हो। फिर उस सारे मटेरियल्स को एक लाइन से लगाते हुए कहता है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सपनों में काफी सारे रिचुअल्स को देख रखा था तो उसे सब पहले से ही पता था। फिर वो सबको कंबाइन करने लगता है और उसके नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगती है। देन अपना एमसी कहता है नेमलेस मॉन्स्टर, मेरी इच्छा से मेरे आदेश का पालन करो, रिस्पॉन्ड, सबमिट और फॉलो करो अपने क्रिएटर को। मैं वो सेंट हूँ जो पूरी दुनिया को ब्लेसिंग्स देता है, मैं वो डीमन भी हूँ जो सारी इविल्स के साथ रहता है। मेरे हैंड ऑफ केओस के साथ मुझे भाग्य का पहिया घुमाने दो, जन्म लो मेरे पहले मॉन्स्टर। और ऐसे ही एमसी का डेडली रिचुअल खत्म हो जाता है और उसके सामने एक बलून पैदा हो जाता है। हाँ, जो देखने में इविल लग रहा है, बस वो थोड़ा सा लग रहा है ना। हाँ, इसकी इंफॉर्मेशन में दिखाया गया है कि ये है फियर बलून 2 स्टार के पोटेंशियल के साथ। इसके पास कुछ एबिलिटीज हैं जिनमें से पहली है इंटिमिडेशन, एक इनेट सोल लेवल शॉक। जो भी इसका सामना करेगा वो मेंटल इंटिमिडेशन से अफेक्ट होगा। जो इसे रेसिस्ट नहीं कर पाएगा वो एंडलेस टेरर के अंदर खो जाएगा, और अगर कोई रेसिस्ट कर भी लेता है तो भी वो वीकनेस वाली स्टेट में आ जाएगा। दूसरी एबिलिटी है फर्टाइल ड्रेन, जिससे वो आसपास की वाइटलिटी को एब्जॉर्व कर सकता है, खुद को इससे हील कर सकता है और इनफ वाइटलिटी एब्जॉर्व करने के बाद वो खुद को इवॉल्व भी कर सकता है। तीसरी एबिलिटी है सीड ऑफ हेलफायर, इससे वो हेलफायर को समन करके कुछ भी जला सकता है और इससे वो दुश्मनों पे स्ट्राइक भी कर सकता है जिसके अंदर हेल की डार्कनेस और करूजन का इफेक्ट होगा। इसकी इवेल्युएशन एक्सीलेंट रेट पर है। इवेल्युएशन 5 टीयर्स में डिवाइडेड है, बेसिक, गुड, एक्सीलेंट, परफेक्ट और सुप्रीम। अपने एमसी का बलून एक्सीलेंट लेवल पर है। ये बलून पैदा होते ही बड़े क्यूट अंदाज में एमसी की तरफ देखता है, जो देख के एमसी चिल्लाता है व्हाट, ये क्या है? बस इतना ही, मैं चाहता था कि एक इंसानी सर वाला बलून आए, ना कि कोई हेलोइन वाला बलून। फिर ये देख के वो नन कहती है नॉट बैड, जो देख के अपना एमसी कहता है क्या नॉट बैड, क्या देख रहे हैं तुम इसके अंदर? तभी पीछे से स्पाइडर मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है, जो देख के फियर बलून डरने लगता है। जो देख के एमसी चिल्लाता है हे तुम मुझसे भी ज्यादा कायर क्यों है? तभी वो स्पाइडर एमसी को गाली देते हुए उसके ऊपर टूट पड़ती है। तभी पीछे से नन कहती है कि तुम्हारा सर्वेंट एक्सीलेंट या उससे हाई ग्रेड का है तो तुमने एक सिस्टम की अचीवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। इसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक एडिशनल स्किल सॉलिडिफिकेशन मिलती है। तुम्हारे फेयर बलून की 1/10 पावर तुम इनहेरिट कर पाओगे, तो प्लीज अपने मॉन्स्टर की एक स्किल को चुनो जिसे तुम सॉलिडिफाई करना चाहते हो। ये देख के एमसी चिल्लाता है क्या मैं भी फाइट कर सकता हूँ? तो जल्दी करो, वाइटलिटी ड्रेन और हेल फायर वेप ये दोनों मुझे दो। वैसे एक मॉन्स्टर को बनाने के बाद तो एमसी उससे सिर्फ एक ही स्किल को इनहेरिट कर सकता है, पर अभी एमसी ने एक अचीवमेंट को कंप्लीट किया है, इसीलिए उसे एक एडिशनल स्किल को इनहेरिट करने का मौका मिला है, इसीलिए उसने 2 स्किल को चुना। इधर ये स्पाइडर मॉन्स्टर जैसे एमसी की तरफ हमला करने वाली होती है तभी एक जोरदार विप हेल फायर में कवर होकर सीधे इसके मुंह पे ही लगती है। ये विप इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इसके मुंह पे लगते ही वो इसकी खाली उधेड़ने लगती है, जिसकी वजह से स्पाइडर पीछे हटने की कोशिश करती है, पर इंपैक्ट की वजह से वो दूर जाके गिरती है। जो देख के इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये भी चिल्लाती है क्या चल रहा है यहाँ पर इधर ली जियांग अब सब कुछ समझ चुका था और वो कहता है तो ये है मेरी पावर। इधर स्पाइडर एमसी को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहती है एक अवेकंड। जो सुन के एमसी पीछे खड़ी नन से पूछता है तो क्या मैं एक अवेकंड माना जा सकता हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पावर उसकी नहीं बल्कि उस सिस्टम की है। इधर वो स्पाइडर डीमन अब दोबारा खड़े होते हुए चिल्लाती है अवेकंड लोग हमारे नोबल प्लेन के अंदर रोड़ा बनते हैं, अब तो तुझे मरना ही होगा। पर तभी फियर बलून में भी पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है और वो तुरंत ही एमसी और स्पाइडर डीमन के बीच में आ जाता है हंसते हंसते। जो देख के स्पाइडर चिल्लाती है क्या अब ये क्या चीज है? पर यहाँ फियर बलून ने अपनी नीचे की रस्सी से उसकी गर्दन को ही पकड़ लिया था। जो देख के अपना एमसी कहता है फियर बलून बहुत अच्छे, पकड़ के रखे से मैं इसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर ली जियांग चलते हुए सीधा स्पाइडर डीमन के पीछे आता है और वहीं पर अपनी पूरी दम से अपने विप को घुमाते हुए सीधा उसकी पीठ को 2 भागों में बांट देता है। मानना पड़ेगा इस हेल फायर विप की पावर सच में बहुत जबरदस्त है। स्पाइडर को 2
दो भागों में काटने के बाद उसकी फायर इस स्पाइडर की बॉडी को ही जलाने लग जाती है। वो स्पाइडर अपनी आखिरी सांसें भरते हुए चिल्लाती है, लॉर्ड एटलिच ना किया। हाँ, बहुत अजीब नाम है। कुछ ही पलों में हेल फायर इसकी पूरी बॉडी को जला के राख कर देती है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुम्हें एक रेयर ग्रेड का स्पाइडर ट्विस्टेड वेनम सैक मिला है जो 1 स्टार के लेवल का है। ये देख के एमसी भी चैन की सांस लेता है और कहता है, हाँ फाइनली ये खत्म हुआ। और इसे खत्म करने के बाद फियर बलून भी हंसते हंसते एमसी का चक्कर काटने लगता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मॉन्स्टर कोई पावरफुल एंटिटी है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई छोटा बच्चा है। तभी पीछे से एमसी को आवाज आती है, आ मॉन्स्टर बचाओ मुझे। ये सुन के एमसी कंफ्यूज जाता है। वो पहले रूम में जाता है और अपने घर की खिड़की से पीछे वाले बिल्डिंग की तरफ देखता है और वहां उसे कई सारे रेंगते हुए स्पाइडर्स दिखते हैं, जो देख के एमसी कहता है, क्या एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं? एक ही स्पाइडर ने उसके हाल बेहाल कर दिए थे, पर अब अपना एमसी वो नहीं है जो पहले वो हुआ करता था। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें किसी अंडरग्राउंड जैसी जगह को दिखाते हैं जहाँ पर चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बंदा जाले में जकड़ा हुआ चिल्लाता है, मुझे मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पास भी बच्चे हैं, फैमिली है मेरी। पर स्पाइडर को इससे क्या करना है, वो इसे आराम से चबाते हुए खाने लगता है। बगल में एक और आदमी इस खौफनाक सीन को देख रहा था। वो अपने कान बंद करते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज दैट? इतने सारे जायंट स्पाइडर शहर के अंदर, स्पेशल डिवीजन कहाँ है? कोई तो मदद करो। और हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि स्पाइडर के जाले के अंदर कई सारे इंसानों को बांध रखा है। फिर एकदम से एक स्पाइडर भी इस जाले के अंदर घुसाती है और दूसरी तरफ अपना एमसी लीजिंग ये सब नीचे चलता देख के कहता है, हाँ ये तो कितना वियर्ड है, हमारी हान सिटी के पास तो अपना खुद का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है, फिर ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, और मैं पहले एक कॉल भी नहीं कर पा रहा था स्पेशल डिवीजन को। क्या लगता है, क्या ये सारा सिस्टम खुद से पैरालाइज हो चुका है या फिर ये किसी ने जानबूझ के किया है? फिर अपने बलून के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, जो भी हो हमें इन्हें रोकना ही होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा शहर सेक्रीफाइस हो जाएगा। पढ़ते हुए कुछ याद करके काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो कहता है कि अगर किसी इविल गॉड का अवतार यहाँ डिसेंड हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ फियर बलून काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी रस्सी किसी फर्नीचर में अटक चुकी थी, पर थोड़ी दम लगाने के बाद वो पूरा फर्नीचर ही तोड़ मारता है और एमसी के बगल में आके खुद ही रोने लग जाता है। ये देख के अपना एमसी सोचता है, ये छोटा बेवकूफ, क्या ये सच में 2 स्टार मॉन्स्टर है? फिर एकदम से वो हंसते हुए कहता है, कम ऑन फियर बलून, तुम एक 2 स्टार के मॉन्स्टर हो, अब तुम्हारी आगे कदम बढ़ाने की बारी आ चुकी है। मुझे तो तुम्हारी 1/10 पावर ही मिली है, इसी में ही मैंने इस मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। अगर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो तो तुम तो मुझसे भी बेहतर कर पाओगे। थोड़ी देर तक मोटिवेशन लाइंस बोलने के बाद ये बलून भी मोटिवेट हो जाता है और हंसते हंसते राजी हो जाता है। फिर एकदम से वो अपने इविल लुक देते हुए चारों तरफ से अपनी पावर्स को जमा करने लगता है और हेल फायर को रिलीज करते हुए अपने विप के फॉर्म में ले लेता है। धीरे धीरे करके उसकी विप्स बड़ी होने लगती हैं और आसपास हेल फायर विप्स चारों तरफ मॉन्स्टर्स पे पड़ने लगती हैं। ये नजारा देखते ही तुम बता सकते हो कि अपने एमसी के 2 स्टार मॉन्स्टर की पावर कितनी ज्यादा है। अगर बाद में एमसी ने इससे भी पावरफुल मॉन्स्टर बनाया तो उसकी क्या ही पावर होगी। यहाँ बस कुछ ही मिनटों में फियर बलून यहाँ के सारे स्पाइडर डीमंस को मार गिराता है। फिर हमारा सीन चेंज जो कि शहर के अंदर की तरफ आता है जहाँ पर कई सारे धमाके हो रहे थे। ये मत सोचना कि ये करामात अपने फियर बलून की है, बल्कि यहाँ एक स्पेशल डिवीजन का ग्रुप कई सारे स्पाइडर डीमंस के साथ फाइट कर रहा है। ये अपने हाईटेक वेपन्स के साथ स्पाइडर डीमंस को मार रहे हैं। एक बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, डैम इट, हम यहाँ एक को मार रहे हैं तो 10 बाहर आ रहे हैं, अब मर भी जाओ तुम मॉन्स्टर। सभी स्पेशल डिवीजन के बीचों बीच एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ से लोग भागने लग जाते हैं। इनका लीडर पीछे मुड़ के अपने साथी को आवाज लगाता है जो शायद इस मॉन्स्टर के नीचे दब के मर चुका है। हाँ, ये धमाकेदार एंट्री इस नई स्पाइडर की थी जो नॉर्मल स्पाइडर से कई ज्यादा बड़ी और घिनौनी लग रही है। ये बहुत घिनौने अंदाज में हंसते हंसते बताती है कि मैं हूँ गुस्सा, स्पाइडर गॉड की प्रीस्ट, अपग्रेड एटलिच नाचा के लिए अपनी जिंदगियों को ऑफर करो। तभी स्पेशल डिवीजन का कैप्टन चिल्लाता है, स्क्वाड 2 पीछे हटो, स्काई स्क्रैपर्स के ज्यादा क्लोज मत जाना, रैंक 4 अवेकन्स अपने हमलों को तैयार करो। इतना कहती तुरंत रैंक 4 अवेकन्स इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपने अपने हमलों को तैयार करने लगते हैं। अगले पल सारे अवेकन्ड बींग्स एक साथ स्पाइडर की तरफ हमला कर देते हैं, पर इतने सारे हमले खाने के बाद भी वो स्पाइडर हंसती जा रही थी। ये देख के तो कैप्टन भी सदमे में चला जाता है। वो कहता है, क्या इतने हमले खाने के बाद भी इसके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आया? इसका मतलब ये चीज जरूर। तभी पीछे से एक रैंक 4 अवेकन्ड कहता है, डैम इट, हम जैसे रैंक 4 और 5 का झुंड ऐसी किसी चीज के साथ कैसे ही फाइट कर सकते हैं? दूसरा कहता है, अब तक जनरल ली सुआंग वापस क्यों नहीं आए हैं? तभी कैप्टन कहता है कि अपने हमलों को जारी रखो, हम इससे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाने दे सकते, हमें हान सिटी को किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। और इसकी बात सुन के सभी लोग इस पर राजी होते हुए हाँ करते हैं। तो अब फिर से पूरी स्पेशल डिवीजन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हमला कंटिन्यू कर देते हैं। पर इतने हमले खाने के बाद भी वो स्पाइडर हंसते हंसते कहती है, हाँ पैथेटिक, और एकदम से आधी स्पेशल डिवीजन को अपने ही नीचे क्रश कर देती है। तभी एक आवाज आती है, तू और तेरे लॉर्ड ने अब अपनी लाइन क्रॉस कर दी है डैम स्पाइडर। और आसमान में हमें एक विप जूम करते हुए स्पाइडर की तरफ आते हुए दिखाते हैं। वो विप सीधा ही फुल स्पीड में स्पाइडर के सामने ही पड़ती है, जिससे वो स्पाइडर
भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से पीछे हटते हुए चिल्लाती है, क्या कौन हो तुम? और हमें सामने एक बिल्डिंग पे एक आदमी का फिगर दिखाते हैं जो बहुत ही जोरदार ऑरा रिलीज कर रहा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में गुम था, पर उसके एक हाथ में इविल टेरिफाइंग फियर बलून और उसके दूसरे हाथ में हेल फायर विप। वो स्पाइडर एमसी से पूछती है कि आखिर है कौन वहां? और इधर हमें ली जियांग को दिखाते हैं जिसने यिन यांग मार्क्स को पहन रखा है और वो पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है कि तू इस लायक नहीं है जो मेरे बारे में जान सके। अपने लॉर्ड को बुला, अगर वो डायरेक्टली पूछे तो मैं बता भी दूं। जो सुन के तो ये स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चिल्लाती है, घमंडी इंसान, तुझे क्या लगता है तू किसी तरह का भगवान है? ऐसा तो सोचना ही मत कि तेरी फालतू की ऊट पटांग बातों से ही मैं डर जाऊंगी। तू लोली क्रिएचर, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने अपने आप को ग्रेट स्पाइडर गॉड से कंपेयर किया? इतना सुनने के बाद भी अपना एमसी एकदम शांति से कहता है, कितने बेवकूफी भरे विचार हैं। तो अब तू सच में एक इंसेक्ट बन चुकी है तो तेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। ये घमंडी बातें सुनकर स्पाइडर अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने सारी स्पाइडर्स को कमांड करती है कि इसे जिंदा निकल जाओ। इतना सुनते ही स्पाइडर्स की पूरी आर्मी एमसी जिस बिल्डिंग पे खड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लेती है। एक के बाद एक सारी स्पाइडर्स बिल्डिंग को चढ़ने लगती हैं। यहाँ पर इतनी सारी स्पाइडर्स थी कि कोई दूर से देखे तो ऐसा लगेगा कि इन स्पाइडर के वजन से ये बिल्डिंग टूट जाएगी। सामने से वो कैप्टन एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, छोटे भाई भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि भले ही उस कैप्टन को एमसी की शक्ल न दिख रही हो पर उसकी बॉडी तो दिख ही रही थी, उससे वो समझ जाता है कि ये कोई यंगस्टर है। इधर एमसी इतने सारे स्पाइडर्स को देखने के बाद भी कैजुअली अपने शाओकाई यानी फियर बलून की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। फियर बलून के शक्ल पे भी डर का कोई नामो निशान नहीं था, वो भी मजे में अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था। एमसी इससे कहता है, शाओकाई बिल्कुल पहले की तरह अपने एब्जॉर्प्शन ऑरा को एक्टिवेट करो। जो सुन के वो बलून भी पूरी खुशी के साथ अपने रेड डिमोनिक ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगता है। इसके एब्जॉर्प्शन ऑरा को एक्टिवेट करते ही इसका ऑरा पूरे शहर में ही फैलने लगता है। एकदम से इतना ऑरा रिलीज होने की वजह से चारों तरफ काफी खतरनाक शॉकवेव्स रिलीज होने लगती हैं। बिल्डिंग पे चढ़ते हुए सारे मॉन्स्टर्स इन शॉकवेव्स की चपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे दूर जाके गिरते हैं। उनकी बॉडीज भी इस टेरिफाइंग इंपैक्ट के चपेट में आने की वजह से फटने लगती है। इवन वो जायंट मॉन्स्टर भी इस ऑरा के प्रेशर के तले जमीन में धंसने लगती है। इतने प्रेशर के सामने वो रेसिस्ट भी नहीं कर पा रही थी। ये टेरिफाइंग सीन देख के इनका कैप्टन कहता है, ये पावर तो मॉर्निंग स्टार क्लास की है। इधर वो जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर बड़ी मुश्किल से इस ऑरा के प्रेशर से बाहर निकलती है और वो जोर से कांपते हुए चिल्लाती है, आ! फिर एकदम से वो भागते हुए चिल्लाती है, एक जेन्युइन मॉर्निंग स्टार क्लास। नहीं, मैं अभी तक मॉर्निंग स्टार क्लास तक नहीं पहुंची हूँ, मैं इससे फाइट नहीं कर सकती अभी, मैं यहाँ नहीं मर सकती, मुझे भाग नहीं होगा। पर शाओकाई यहाँ इसे ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। वो एक जेन्युइन इविल एंटिटी की तरह हंसते हंसते अपना स्पिरिचुअल प्रेशर को स्पाइडर की तरफ फैलाने लगता है। ये ऑरा इतनी तेजी से फैलता है कि इस जायंट स्पाइडर प्रीस्टेस को बचने का कोई मौका भी नहीं मिलता। उसकी फॉर्म डिस्टेबलाइज होने लगती है, उसका पूरा का पूरा शरीर धुआं बन के उड़ने लग जाता है। जो देख के वो जोर से चिल्लाती है, नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर वो कितना ही ज्यादा छटपटाने लग जाए, शाओकाई के ऑरा का सप्रेशन इफेक्ट काफी ज्यादा था और अंत में उस स्पाइडर का पूरा शरीर राख में बदल जाता है। ये देख के स्पेशल डिवीजन का कैप्टन सदमे में चला जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कहता है, आखिर ये किस तरह की पावर है? ये तो कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग है। इसने हमारी मदद की तो ये जरूर हमारी साइड में होगा, है ना? फिर वो एकदम से एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर प्लीज 1 मिनट के लिए वेट कीजिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इधर अपना एमसी पहले ही पीछे मुड़ चुका था और इसकी बातें सुनने के बाद अपने मन ही मन सोचता है, हाँ यहाँ सभी लोग मेरे नाम जानने के पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्या मैं इस बार उसको जवाब दूं? अगर मैं इनको बता भी देता हूँ तो मैं स्पेशल डिवीजन जाके कुछ मिलियंस का रिवॉर्ड तो ले ही सकता हूँ। ना, ये नहीं चलेगा, मुझे थोड़ी सोशल एंजाइटी है। अगर ये मैटर फैला तो हर दूसरे दिन रिपोर्टर्स मेरा दरवाजा खटखटाते हुए आएंगे और अगर उनमें से किसी ने ये डिस्कवर कर लिया कि मैं अभी तक कोई अवेकंड बना ही नहीं हूँ और उसके बावजूद एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो जरूर कुछ सन की लोग मुझे एक रेयर स्पेसिमेन समझते हुए रिसर्च के लिए लेके जाएंगे। तो पीछे मुड़ के एमसी इन लोगों से कहता जाता है कि मेरे पास कोई नाम नहीं है और ना ही मुझे एक नाम की जरूरत है, मैं बस एक छोटा सा इंसान हूँ जिसे ये दुनिया भूल चुकी है। इतना कहने के बाद ली जियांग भी धुएं के अंदर ही गायब हो जाता है। ये देखते हुए कैप्टन सोच में पड़ जाता है। वो मनी मन सोचता है, एक गुमनाम इंसान जिसे ये दुनिया भूल चुकी है तो क्या ये कोई एंशिएंट एग्जिस्टेंस हो सकती है? तभी कोई बंदा इसके पीछे आते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने इविल गॉड का रिचुअल खत्म कर दिया? तो कैप्टन आवाज पहचानते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या जनरल ली जुआन? सभी लोग इस बंदे को जनरल ली करते हुए बुलाते हैं और हमें इस बंदे को दिखाते हैं। ये आसपास देखते हुए कहता है, जैसे ही मुझे तुम लोगों का डिस्ट्रेस सिग्नल मिला मैं फटाफट से जल्दबाजी करते हुए यहाँ आ गया। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? क्या वो स्पाइडर प्रीस्ट भाग गई या तुम लोगों ने उसे मार दिया? तो कैप्टन उसकी डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो मारी गई। यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े
हो चुकी थी और कैप्टन कहता है कि पर इसे हमने नहीं मारा। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ कैप्टन ने अब सब कुछ ली जुआंग को बता दिया है। सब कुछ सुनने के बाद जनरल ली कहता है क्या कोई ऐसा जिसे दुनिया भूल चुकी है? तो कैप्टन कहता है क्या हुआ जनरल ली, क्या इसके साथ कोई परेशानी है? तो जनरल कहता है कि अगर उसने जो कुछ भी कहा वो सच है और जिस तरह से वो इतना कैजुअली स्पाइडर गॉड के बारे में बोल रहा था तो ये हाईली पॉसिबल है कि ये कोई फॉरबिडन एग्जिस्टेंस है। ये सुनकर तो कैप्टन और भी ज्यादा शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि क्या एक फॉरबिडन एग्जिस्टेंस जो गॉड्स से भी ज्यादा ताकतवर होती है? इसके इतना कहते ही अपना सीन चेंज होता है और हमें एमसी की तरफ दिखाया जाता है। वो अपने घर की तरफ जाते हुए कहता है कि आज की रात तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग थी, बस आधे घंटे पहले ही मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन था और अब देखो। फिर एकदम से वो रुकता है और कहता है मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, उन कल्टिस्टों ने कुछ अल्टर्स भी तो बना रखे थे, मैं उनको डिसमेंटल करना तो भूल ही गया। फिर वो थोड़ा शांत होता है और उस अल्टर की लोकेशन की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि भले ही वो सारे कल्टिस्ट मेरे फियर बलून के ऑरा के ही कारण इंस्टेंटली मारे गए हों, पर वहां उनके अल्टर के ऊपर अब भी काफी सारी ऑफरिंग्स वगैरह रखी हुई हैं। कौन जाने कि वो किस तरह की परेशानियां खड़ी कर दें। मैं अब भी इस हंग सिटी में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होकर उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो कल्टिस्ट रिचुअल वगैरह कर रहे थे। एमसी उसी बिल्डिंग के अंदर ही आने लगता है। चारों तरफ खून खराबा और काफी डरावना माहौल था। फिर लीजिंग एक दरवाजे के पास आके कहता है हाँ मिल गया। देनो जब दरवाजा खोलता है तो सामने से चमचमाती हुई लाइट उसी की तरफ पड़ती है। जब वो अंदर जाके देखता है तो सामने उसे काफी सारे कल्टिस्ट की फटी टूटी बॉडीज दिखाई देती हैं और रूम के बीच में एक अजीब सी चमचमाती हुई फॉर्मेशन चालू थी जिसके बीच में एक ऑक्टोपस जैसा सिमिलर दिखने वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसके ऊपर कई सारे क्रिस्टल लगे हुए थे। लीजिंग एक इनोसेंट पर्सन की कटी टूटी डेड बॉडी की तरफ देखता है और कहता है इन सभी लोगों को मैंने मार दिया है, अब तुम चैन से सो सकते हो। देन एमसी अपना हाथ घुमाता है, इसके अंदर से आग निकलती है जिससे वो अपने चारों तरफ फैला के सारी बॉडीज को जलाने लगता है और सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए इन सारे इनोसेंट लोगों की डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। देन वो इस फॉर्मेशन के बीच में रखे इस अजीब से ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है और कहता है सो ये कोई ब्लैक डायमंड नहीं है बल्कि एक ऑब्सीडियन है, इसे तो इविल एग्जिस्टेंस को दूर भगाने वाले टेलिस्मेंस में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। फिर वो बड़ी खुशी से इस लकड़ी के पुतले के अंदर से इस ऑब्सीडियन क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कहता है जो भी हो इसकी क्वालिटी उतनी भी बुरी नहीं है तो ये अच्छी खासी कीमत में बिकेगा। लेकिन अब अगर मैं इस स्टैचू को थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये भी कितना अजीब है, इसके अंदर से तो कुछ अजीब सी सुगंध भी आ रही है, पर चूंकि ये उस स्टैचू के लिए एक वेसल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका मटेरियल भी काफी हाई ग्रेड का होना चाहिए, है ना सिस्टम। क्या मैं स्टैचू के ऊपर एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो उसे अपने कान में आवाज आती है हाँ तुम कर सकते हो। फिर क्या था, उसे कंफर्मेशन मिल गई तो अपना हाथ उठा के सीधा एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करता है। वो स्टैचू बिल्कुल डिसमेंटल सा हो जाता है और अंत में बचती है कुछ तो काली सी चीज जिसे देख के अपना एमसी खुश हो जाता है और कहता है एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल रहा। वो इसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर तभी उसके आसपास किसी तरह के क्रैक्स पड़ने लगते हैं जैसे उसकी रियलिटी कांच की तरह टूटने लग गई हो। वो चिल्लाता है कि आखिर क्या चल रहा है, पर यहाँ वो क्रैक्स एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं और एकदम से ये क्रैक्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एमसी उन क्रैक्स के अंदर ही जाके गिर जाता है। वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। हमें उस क्रैक के दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पर लीनिंग गिरा था वहां पर कुछ अजीब से जाले से लग रहे थे और हमें पता चलता है अपना एमसी सीधा मकड़ी के किसी जाले में जाके गिरा है। लीजिंग बगल में देखता है और अपने नीचे का मटेरियल फील करते हुए कहता है क्या ये तो स्पाइडर सिल्क है? तो ये रूम एक्चुअली किसी और ही स्पेस से कनेक्टेड था। पर तभी उसके चेहरे पे एक अजीब सी रेड लाइट चमकती है जिसे देख के अपना एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें सामने एक अजीब सा ही मॉन्स्टर दिखता है जो देखने में काफी ज्यादा डरावना और टेरिफाइंग लग रहा था। फिर हमें पता चलता है ये तो इस जाइंट मॉन्स्टरस स्पाइडर का नीचे का ही पार्ट था। ये जाइंट स्पाइडर इतने ज्यादा बड़ा था कि अपना एमसी तो इसके सामने बिल्कुल चींटी सा लग रहा था और हमें पता चलता है कि ये है इविल गॉड एटलेच नाकाय। पर ये इविल गॉड एटलेच इतना ज्यादा बड़ा था कि अपना चींटी जैसा एमसी तो इसे दिखाई भी नहीं देता, भले वो इसी की तरफ आगे बढ़ रहा है पर वो आसपास घूरे जा रहा है और अपने सामने इतना बड़ा जाइंट फिगर देख के अपने एमसी के तो फटके 64 होने लगती है। वो अंदर अंदर काफी ज्यादा घबराने लग जाता है और सोचता है ऊपर मत देख, ऊपर मत देख, डायरेक्टली तो बिल्कुल ही मत देखना वरना तू तो डेफिनेटली मारा जाएगा। पर तभी उसके दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देने लगती हैं जो देख के अपना एमसी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कितना ज्यादा शोर हो रहा है, मेरा दिमाग तो फटा जा रहा है इसकी वजह से। अगली पल ये आवाजें इतनी ज्यादा तेज हो जाती हैं कि अपना एमसी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके सर पे अजीब सी काफी सारी आंखें खुलने लगती हैं, इवन उसकी पीठ पे भी काफी सारी स्पाइडर लेग्स उगने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि एमसी का पूरा शरीर ही म्यूटेट होने लगा है। पर तभी अचानक से काफी बड़ी कैंची आती है, उसके आसपास से सारे जालों को काट देती है। उसके आते ही एमसी के दिमाग से सारी आवाजें गायब हो जाती है, उसकी म्यूटेशन भी सारी गायब हो जाती है और हमें पता चलता है ये थी अपने एमसी की नन सिस्टम जो अपनी सीजर के साथ एमसी को बचाने के लिए आ चुकी है। और वो एमसी से कहती है एक इविल गॉड की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन मोड को शुरू किया जा रहा है। इसे यहाँ देख के एमसी भी चैन की सांस लेता है और कहता है वाह सिस्टम। तभी नन एमसी के सामने आके जोरदार शॉकवेव्स रिलीज करती है। फिर एकदम से अपनी कैंची घुमाते हुए कहती है हम अब इस ड्रीम लैंड की बाउंड्री तोड़कर यहाँ से निकलने
चलने वाले हैं, आपको 10 सेकंड का कूलडाउन दिया जा रहा है, होस्ट खुद को तैयार कर लो। फिर वो 10 से नीचे की उल्टी गिनती करने लगती है और पीछे अपना एमसी सब देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस सिस्टम के पास इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग पावर है। इसने एक ही स्ट्राइक में मेरे और इविल गॉड के बीच के सारे कनेक्शंस को तोड़ दिया और मेरी बॉडी से सारे म्यूटेशन को भी बाहर निकाल दिया। सामने सिस्टम का काउंटडाउन 5 तक पहुंच चुका था, पर तभी एमसी की आंखें चमकने लग जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए सोचता है अगर ऐसा है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर वो हंसते हुए खड़ा होता है और अपने हाथों में किसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाता है, ब्रदर आर्टलेज, मुझे रेयरली यहाँ आने का कोई मौका मिलता है, तो क्या तुम मुझे मेरे साथ कुछ लोकल स्पेशलिटीज को अपने साथ ले जाने की परमिशन नहीं दोगे? एमसी की स्किल का इस्तेमाल करते ही यहाँ स्पाइडर गॉड की आंखों के ऊपर कुछ तो चमक सी उठती है और एकदम से वो स्पाइडर चिल्लाती है, ये किसने मेरी बॉडी का पार्ट चुराया? उसके इतना चिल्लाते के साथ ही यहाँ सिस्टम का काउंटडाउन भी पूरा हो जाता है और एमसी के पीछे कुछ पोर्टल से ओपन होने लगता है। सिस्टम 3 से उल्टी गिनती करने लगती है तो एमसी पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए स्पाइडर गॉड को टाटा बाय बाय कर देता है और अगली पल सीधा उस पोर्टल में छलांग लगा देता है और ऐसे ही वो छलांग लगाते हुए रियलिटी में आ जाता है। उसके यहाँ आते ही उसका फियर बलून घबराते हुए सीधे इसके पास आता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि एमसी कहाँ चला गया अचानक से। एमसी रियलिटी में आके अपने हाथ में देखता है तो वहां पर कुछ तो सिल्क में कवर्ड कुछ चीज थी। ये देख के वो खुश हो जाता है और कहता है सक्सेस, मैं वापस आ गया। वेट, ये रूम तो। तभी मदर सिस्टम तालियां बजाते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुम इविल गॉड का सामना करके भी एस्केप कर चुके हो, तुमने एक अचीवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। एक ऐसा सर्वाइवर जिसने इविल गॉड का सामना किया। लेवल अनलॉक 2 आउट ऑफ 5, करंट परमिशन लेवल 1। फिर लीजिंग के सामने एक नोटिफिकेशन खुल जाती है जिसमें फ्रेगमेंट ऑफ ड्रीमलैंड के बारे में बताया जाता है। ये ड्रीमलैंड के द्वारा ड्रॉप किया गया एक कीमती फ्रेगमेंट है जिसे कुछ सन की बिलीवर्स ने कार्व करके एक इविल गॉड के स्टैच्यू में बदल दिया है। ये इविल गॉड की पावर की वजह से करप्ट हो चुका है और इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ गई है जिससे ये ड्रीमलैंड के लॉर्ड को भी हल्का डिसीव कर सकता है। पर चूंकि ये बस एक फ्रेगमेंट है तो इसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इस फ्रेगमेंट की इवोल्यूशन में बताया गया है कि क्या तुम इविल गॉड के साथ फेस टू फेस मिलना चाहते हो? हमारी तरह लीजिंग भी इस अथॉरिटी के बारे में सोच सोच के कंफ्यूज हो रहा था। तभी मदर सिस्टम इसे इग्नोर करते हुए बताती है, हर बार जब भी अथॉरिटी का लेवल 1 से इंक्रीज होगा तब उसी सेम लेवल की होस्ट को एक रैंडम चेस्ट भी दी जाएगी जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा मटेरियल्स भी हो सकते हैं जिनकी स्टार रेटिंग अनलिमिटेड होगी, पर चेस्ट खाली भी हो सकती है कभी कभार। ये सुन के एमसी को एक झटका लगता है और वो बस इसको घूरने ही लगता है और कहता है, अब ये किस तरह की सुपर गैम्बलिंग चेस्ट है और ये खाली भी निकल सकती है? फिर वो अपने हाथ में रखे इस सिल्क से कवर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है और कहता है, अरे हाँ, जरा इस मटेरियल को अप्रेस करके बताओ ये क्या है? तो एक नोटिफिकेशन में इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यह है स्पाइडर गॉड की सिल्क, पूरे 5 स्टार लेवल की। ये एक इनडिस्क्राइबेबल इविल गॉड की बॉडी का पार्ट है जो एक स्पाइडर से मिलता जुलता है पर स्पाइडर का है नहीं। एक डिवाइन बीइंग जिसे डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, जो उसे डायरेक्टली देखेंगे वो पागलपन में मारे जाएंगे। इस सिल्क के अंदर भी उसकी पागलपन भरी डिवाइन पावर है। ये देख के लीजिंग को एक झटका लगता है और कहता है, क्या ये एक 5 स्टार मटेरियल है और ये तो बस उसके सिल्क का एक हिस्सा ही है? एक मिनट, अगर मैं अगली बार कोई इविल गॉड की आर्मी या टीयर ग्लैंड या ऐसा ही कुछ लेके आ जाऊं तो क्या वो एटलीस्ट 6 स्टार मटेरियल नहीं होगा? फिर वो फियर बलून की तरफ देखते हुए सोचता है कि बस कुछ लो स्टार मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक मॉर्निंग क्लास लेवल के मॉन्स्टर को बनाया जा सकता है जिसके पास पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है। भले ही मैं अपने फॉलोअर की सिर्फ 1/10 स्ट्रेंथ को ही हासिल कर सकता हूँ, अगर मुझे काफी रॉ इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में हाई ग्रेड मटेरियल्स मिल जाएं तो क्या डायरेक्टली एक गॉड को बनाना भी पॉसिबल नहीं हो जाएगा? फिर ये सोच के वो खुद ही हंसने लग जाता है और कहता है कि बेहतर होगा कि अब मैं इसके बारे में ज्यादा ना सोचूं। गॉड बनना कोई सिंपल बात नहीं है और अगर मैं बन भी गया तो भी क्या होगा? यहाँ बाहर की दुनिया में कितने सारे इविल गॉड्स घूमते फिर रहे हैं। तभी अचानक से सामने कोई दरवाजा खटखटाने लगता है जो देख के अपना एमसी हैरान हो जाता है और कहता है, कौन है वहाँ? तो सामने से आवाज आती है, हेलो, हम स्पेशल डिवीजन से हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। ये सुन के लीजिंग धीमी आवाज में कहता है, क्या स्पेशल डिवीजन? फियर बलून, जल्दी से कहीं छुप जाओ। फिर लीजिंग जाके दरवाजा खोलने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने उसे पुलिस यूनिफॉर्म में एक पीले बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो एकदम मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो, मैं स्पेशल डिवीजन से निंगजिंग हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कल्टिस्ट और मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था? और बात खत्म करके तुरंत ही उसका हाथ सीधा अपनी वेपन की तरफ ही जाता है। ये अपना एमसी नोटिस भी कर लेता है और समझ जाता है कि अगर मेरे जवाब ने इसे सेटिस्फाई नहीं किया तो ये तुरंत ही मेरे सर में गोली दाग देगी। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, हाँ पता है, वो मॉन्स्टर्स ने तो इवन मेरे दरवाजे के ऊपर खटखटाया भी था पर मैं तो सीधा अलमीरा में छुप गया था और घर पे ना होने का नाटक करने की वजह से मैं उन लोगों से एस्केप कर गया। यहाँ सामने उस पुलिस वाली की आंखें अनयूजुअल ब्लू लाइट से चमक रही थी और वो मनी मन सोच रही थी, इसकी बॉडी के ऊपर म्यूटेशन के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं और ना ही किसी इविल गॉड के ऑरा का कोई ट्रेस दिख रहा है, तो मेरा प्रीलिमिनरी जजमेंट हुआ कि एक ऑर्डिनरी सिविलियन है। फिर वो कहती है, तो क्या मैं आपका रूम चेक कर सकती हूँ? जिसपे अपना एमसी कहता है, बिल्कुल, आ जाओ। फिर वो लड़के अंदर आके एमसी का रूम चेक करने
करने लगती है और पीछे एमसी उससे बातचीत करने लगता है कि उन मॉन्स्टर्स ने मेरे घर की दीवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या मुझे इंश्योरेंस में इसका पैसा मिलेगा? तो वो लड़की कहती है कि तुम सरवाइव कर गए उतना ही काफी है, फिर भी तुम्हें कंपनसेशन मनी चाहिए। तुम्हारे सामने के दरवाजे पे रहने वाला वो मोटा इतना लकी नहीं था, वो तो किसी कैंडल में लपेटे हुए सिल्क की तरह ही मेल्ट हो गया। ये सुन के एमसी को एक झटका लगता है और तभी वो पीले बालों वाली ऑफिसर किसी को फोन करते हुए बताती है 7th फ्लोर पे एक सर्वाइवर मिला है, कोई एक्सटर्नल इंजरीज तो नहीं लगती और ना ही किसी इविल गॉड का ऑरा है इसके ऊपर। तो सामने से आवाज आती है, ऑलराइट तुमने अच्छा काम किया, कल तुम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वापस आ सकती हो। इसकी बात खत्म होते ही ये लड़की अपने फोन को बाहर निकालती है और एकदम थके हुए अंदाज में कहती है, हाँ, आज का दिन तो सच में बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। ये लोग खुद तो इनफ लोगों को रिक्रूट करते नहीं है और जब ऐसा क्रिटिकल टाइम आता है तो सारे डिपार्टमेंट को स्प्लिट करके ऐसे काम पे लगा देते हैं और सबसे बुरी बात यहाँ कोई ओवर टाइम की पेमेंट भी नहीं मिलती और जब हम वापस जाएंगे तो हमें तब भी एक बिग शॉट को ढूंढना है जिसके दिमाग के साथ कुछ लोचा है और जो बच्चों की तरह इनोसेंट एक्ट करता है और हमेशा अपने साथ एक येलो। तभी अपना एमसी हिचकिचाते हुए इसकी फोन की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम्हारा माइक अब भी चालू है। ये देख के ऑफिसर को एक झटका लगता है और वो घबराने लग जाती है और वो तुरंत घर से बाहर निकलती है। तभी उस फोन पे आवाज आती है, निंगजिंग 5 मिनट के अंदर भागते हुए वापस आओ और अपने ही ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट लिखना। ये सुन के वो लड़की फोन पे ही रोने लग जाती है और चिल्लाती है, सॉरी कैप्टन जंग, मैं गलत थी, मैं वापस आ रही हूँ इमीडिएटली। इसके जाने के बाद अपना एमसी घर का दरवाजा लगाता है और एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, हाँ, ये फाइनली चली गई। फिर उसे थोड़ा सा कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और कहता है, एक मिनट, क्या मेरे पास अभी कुछ तो काम है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पे कुछ तो काम था पर मैं भूल रहा हूँ। पर वो इसे इग्नोर कर देता है और ऐसे ही अब रात हो जाती है और थोड़े समय के बाद हमें एक रोड के ऊपर एक एमसी की बनाई हुई स्केच को दिखाते हैं जो उड़ते उड़ते पता नहीं किसी के हत्थे लग चुकी है और हमें पता चलता है ये एक लड़की है जो इस मॉन्स्टर की स्केच को देखते हुए एकदम पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर यहीं पर हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे चारों तरफ लगी हुई आग को बुझाने में लगी हुई थी और एक न्यूज पे एंकर बता रही थी कि कल रात को हंग सिटी के नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्पाइडर कल्टिस्ट ने अटैक कर दिया जिसमें 115 विक्टिम्स रहे, जिसमें से सिर्फ 74 सर्वाइव कर पाए। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है और यहाँ हमारा लिंसी आराम से सो रहा है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, इतना शोर कौन मचा रहा है? पर जैसे ही सामने देखता है तो वहीं पर फियर बलून इसे ही डराने की कोशिश कर रहा था, पर लिंसी इससे नहीं डरता और सीधे इसको फ्लिक मार के दूर भगा देता है। फिर वो धीरे धीरे उबासियां मारते हुए खड़ा होता है और जब वो पीछे देखता है तो वहां पर उसकी टूटी हुई खिड़की के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। ये हवा महसूस करके वो कहता है, लगता है मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा इसे फिक्स कराने के लिए। फिर वो नहा धो के तैयार होता है और पहली फुर्सत में इसी काम पे लग जाता है। वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आता है और आसपास देखते हुए मनी में सोचता है कि मुझे याद है एक रेनोवेशन कंपनी यहीं पर ही तो थी। तभी उसी के पीछे से एक लड़की गाना गाते हुए झूमते उछलते इसी के पास आने लगती है। एमसी से नोटिस करता है। तभी वो लड़की एमसी से कहती है, लुयू, आखिर तुम यहाँ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हो? तो एमसी कहता है, तंगवान। फिर वो अपना सर खुजाने लगता है और कहता है कि मेरे घर के ऊपर भी हमला हुआ था तो मैं यहाँ किसी रिपेयरर को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो लड़की एकदम से एमसी के पास आती है और कहती है, क्या तुम कहीं पर घायल वायल तो नहीं हो गए? तो एमसी इसको साफ मना कर देता है। तो मुस्कुराते हुए कहने लगती है, तो ठीक है, तो चलो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं साथ में, जिसके लिए एमसी भी हाँ कर देता है। तो अब दोनों ही ब्रेकफास्ट खाते खाते सड़क पर चलने लगते हैं और अपना एमसी इस लड़की को देखते हुए मनी मन सोचता है, ये पूरे रास्ते भर से मुझे फॉलो क्यों करती आ रही है? भले ही हम दोनों क्लासमेट्स हैं पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल के टाइम पे हम दोनों सेम क्लास में रहे थे पूरे 3 सालों तक, पर उस टाइम पे भी हम बस कभी कभार ही एक दूसरे को हाय हेलो ही करते थे और ये और मैं तो बिल्कुल भी सेम तरह के लोग नहीं है। ये कितनी ज्यादा पॉपुलर है और मैं तो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही हूँ। फिर खुद को एकदम से मोटिवेट करते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि पिछली चीजों को भूल जाओ और प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो कल रात को मुझे इस इविल स्पाइडर गॉड के अटैक के कारण काफी सारे मटेरियल्स मिल गए थे, तो अब मैं शायद एक और ब्रांड न्यू फॉलोअर बना सकता हूँ। ये याद करते हुए एकदम से एक झटके के साथ रुकता है। ये देख के लड़की कहती है, हाँ क्या हुआ? अपना एमसी आसपास देखने लगता है। फिर एकदम से कुछ तो सोचने की एक्टिंग करने लगता है और तुरंत पीछे की तरफ भागते हुए इससे कह के जाता है, मुझे अभी कुछ काम करना है तो मैं पहले जा रहा हूँ, बाय बाय। ये सुन के ये लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है, ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर ये लड़की अपने फोन में एमसी की फोटो देखते हुए कहती है कि मैं सच में अच्छे से बातचीत नहीं कर सकती। फिर वो अपने घर आते हुए ये कहती है कि क्या मैं आज कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई थी, इसकी वजह से उसको कोई शक वक्त तो नहीं हो गया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फिर हमें उसका चेहरा दिखाते हैं जो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो रहा था। वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है, नहीं, उसे पता नहीं चला होगा। और इसके चेहरे से लगता है कि इसका प्यार कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे पहुंच रहा है। और फिर ये लड़की अपने रूम की लाइट चालू करती है और लाइट चालू होने पे हमें पता चलता है पूरे के पूरे रूम के अंदर अपने एमसी के ही फोटोज लगे हुए हैं। और इनकी तरफ देखते हुए लड़की कहती है, मैं वापस आ गई लुयू। वैसे अपने एमसी का नाम लीजिंग है पर ये लड़की एमसी को लुयू बुला रही है, शायद प्यार से बुलाते होंगे। वैसे दीवार पे पोस्टर है वो तो ठीक है, पर यहाँ अलमारी में एमसी के दी हुई चीजों को उसने बिल्कुल खजानों की तरह संभाल के रखा है, बिल्कुल किसी म्यूजियम के जैसा। पेन, कागज, इवन उसके बाल, टोपी वगैरह कपड़े भी रखे हुए हैं। फिर हमें इस लड़की के पूरे रूम को दिखाते हैं जहाँ पर चारों तरफ
जिंग जिंग ही फैला हुआ है। बेड, कारपेट, तकिया, फिगरियन, टेडी बियर सब कुछ लेजिंग बना हुआ है यहाँ पर। फिर ये लड़की किसी एडिक्टेड स्टूडेंट की तरह अंदर आती है और एकदम से एमसी के कपड़े को अपने हाथ में लेती है और टमाटर से लाल चेहरे के साथ उसे ही सूंघने लग जाती है। बस एक बार सांस लेने से ही उसको पता नहीं कैसा नशा सा ही चढ़ने लगता है। फिर लुयू के कपड़े के साथ लुयू वाले तकिए पे और लुयू वाले बेड पे ही लेट के लुयू लुयू करते हुए ही शर्ट सूंघने लग जाती है। उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही आसमानी था और उसका एक्शन कुछ ज्यादा ही तूफानी था। इतना तूफानी कि दूसरी तरफ अपना एमसी जो घर जा रहा था उसे भी चिल्स महसूस होने लगते हैं। वो आसपास देखते हुए सोचता है क्या आज इतनी ज्यादा ठंड है। अब इस बेचारे को क्या पता कि एक सन की लड़की इसके पीछे पड़ चुकी है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना। जितना ज्यादा इस सीरीज पे सपोर्ट आएगा उतना ही जल्दी इसका अगला एपिसोड आएगा। तो हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए